नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश में आजकल एक नई बहस छिड़ गई है क्योंकि नया वक्फ संशोधन बिल जो है वो लागू हो चुका है। लोकसभा से, राज्यसभा से पास हो गया है, कानून की शक्ल ले ली है। लेकिन एक बार फिर से अब ये कानून जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचा हुआ है, लेकिन हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों पक्षों को सुना जा रहा है तो वक्फ कानून को लेकर एक बड़ी पिक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या सामने आ सकती है। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सत्यम सिंह राजपूत हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में ही। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम। थैंक यू मोनिका। सत्यम, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है। आज तालकटोरा स्टेडियम में भी हमने देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठन जो है इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जी, ये पूरा मामला, उसके बाद क्या पिक्चर अभी सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है? क्योंकि अभी 7 दिनों का वक्त है सरकार को जवाब देना है, खासतौर पर 2 मुद्दों को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो याचिकाएं लगाई गई, 100 से ज़्यादा याचिकाएं लगाई गई, किस बिना पर इन याचिकाओं को सिलेक्ट किया गया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 याचिकाएं वो देखी गई और उसके बाद जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। देखिए इसमें मोनिका सबसे बड़ी बात होती है कि जब सिमिलर पिटीशंस फाइल्ड होते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किस तरीके के, जब ऐसे इस तरीके के मामलों में, क्यों चूंकि ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल कम रिलीजियस इशू है, तो ऐसे मामले जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते तो कई सारी पार्टियां, चाहे मुस्लिम लीग ने किया, फिर मुस्लिम लीडर्स ने किया, फिर अपोजिशन पार्टीज ने किया, कुछ फेवर के लोगों ने भी किया, तो उसमें से उन याचिकाओं को चुनने का ऐसा कोई तरीका नहीं। उन्हीं याचिकाओं को चुना जाता है जिनका देखा जाता है कि प्रेयर, जो पहले तो ये देखा जाता है किसकी फाइलिंग पहले है, किस एक लीड पिटिशनर कौन है, उस बेस पे डिसाइड होता है। प्लस ये देखा जाता है कि अगर सिमिलर पिटिशंस हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हटा दिया जाता है, उनको साथ में टैग करके उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला करके जो है उस तरीके से सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी याचिकाओं को वापस कर दिया जाता है। हाँ। अब जो ऑर्डर आएगा वो सारी याचिकाओं पे जो है लागू होगा। तो अच्छा, इस तरीके मतलब उन सब का जो फोकस होगा वो एक ही है, तो उन्होंने उनमें से सिलेक्ट किया। हाँ, सेलेक्ट किया, टैग्ड होता है कि हाँ ये होता है। पिटीशन है, इस पे हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, सबका मैक्सिमम पिटीशन सिमिलर है। जो अगेंस्ट एक्ट हैं तो सबका प्ली सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, तो उसी बेस पे वो उसमें देखते हैं कि कौन सी पिटीशन वेल ड्राफ्टेड है और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो ऐसे करके 2-4-6 पिटीशंस फेवर के, 2-4-6 पिटीशंस अगेंस्ट के वो डिसाइड करते हैं। और उसमें टाइटल शायद इसमें इन्होंने सिंगल टाइटल कर दिया है, सबका टाइटल हटा करके वक्फ एक्ट के नाम से ही कर दिया है। तो उस पर वो हियरिंग होगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन 75 या जो भी पिटीशंस फाइल्ड हैं उनके अगेंस्ट में नहीं है। ये है कि मैटर को थोड़ा सा सुलभ बनाने के लिए जो है इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। बिल्कुल सत्यम, जब भी सरकार कोई कानून लेकर आती है तो एक बड़ा होमवर्क किया जाता है, और खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार कह चुके हैं। जब हमने संशोधन की बात सोची, इसमें बहुत सारे पहलुओं को हमने देखा, परखा, जेपीसी भी बनाई गई और उसके बाद जाकर ये कानून लाया गया। राइट। लेकिन विरोध लगातार हुआ और विरोध करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच चुका है, हम उन 2 दिनों के पास जाएंगे जब 2 दिनों में सत्ता पक्ष, सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। उन दलीलों को हम किस तरीके से समझें जब सरकार की तरफ से जवाब दिए गए और जो विपक्ष की तरफ से दलीलें दी गई? आपत्ति साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन है, वो धार्मिक अधिकारों का, आर्टिकल 25, 26। अगर आप कानूनी भाषा में हमें समझाने की कोशिश करें कि जो पिटिशंस उनकी तरफ से डाली गई हैं, कितना मजबूत आधार नज़र आ रहा है? देखिए, जहाँ तक बात आती है तो दोनों ही तरफ से याचिकाएं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बना के ही किया गया है। जहाँ तक अगर इनकी बात करें, जो मुस्लिम्स पिटिशनर्स हैं उनके याचिकाओं की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये रिलीजियस इंटरफेरेंस है। इस तरीके का एक्ट ले आना, नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन करना, क्योंकि मैं आपको मेन इसमें 2-3 चीज़ें बता दूं जो जिस पे सबसे ज़्यादा बवाल है। एक तो वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर क्या है? बेसिकली वक्फ बोर्ड के लिए एक एविडेंस का काम करता है कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं वक्फ बाय यूजर्स के तरीके से, तो उनके लिए अब उस वक्फ बाय यूजर को नए एक्ट में हटा दिया गया है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें हुई है कि नॉन जो बोर्ड बनाया गया, 3 मेंबर बॉडी बनाई गई, उसमें नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें ये आई है कि इसका जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा उसको जो है हम हाई कोर्ट में जो है विदिन 60 डेज चैलेंज कर सकते हैं। तो ये 3 बड़ी चीज़ें हैं जिससे जो है इनको लगता है कि इनकी जो एक तरीके से कह लीजिए कि आप एनार्की तो नहीं कह सकते, बट एक तरीके से जो मोनोपोली है उस पर एक अटैक
जैसा कि इनको फील होता है। लेकिन देखिए होता क्या है, जब अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड की, तो सालों से चर्चा चला आ रहा है कि लगातार जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही हैं और अचानक ही जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही, 31 लाख करोड़ 31 लाख एकड़ के अराउंड थी, और अचानक से 2015 में वापस 21 लाख एकड़ पे आ हाउस जाते में हैं। ये भी कहा गया कि 20,000 लीज्ड है, हाँ, 20,000 लेकिन उसके बाद का कोई ब्यौरा अचानक कोई ब्यौरा नहीं है इस तरीके से। और बहुत सारे देखिए इसमें जेपीसी भी बैठाई गई जगदम्बिका पाल जी के उसमें, और ऐसा नहीं है, सरकार काफ़ी काम के बाद इसको ले आई है। तो बहुत सारे क्लेम, और इस पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना कि हाँ मुस्लिम्स के राइट्स का वायलेशन है। सो मैं आपको बता दूं, मुस्लिम्स किसी आम मुस्लिम्स के ना तो ये फेवर में है ना तो अगेंस्ट में, क्योंकि आम मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड के किसी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। और वक्फ बोर्ड ऐसा भी अफेक्टेड जरूर हो सकता है, अफेक्टेड ऐसे हो सकता है कि सपोज किसी मुस्लिम्स की कोई प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड उसको कह दे जी ये हमारी है, तो उससे अफेक्टेड हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के इस नए एक्ट से किसी आम मुस्लिम का कोई नुकसान है। इसमें वक्फ बोर्ड की अपनी जो मोनोपोली है उस पर वक्फ बोर्ड का काफ़ी नुकसान है, उनकी जो मनमानी थी, क्योंकि इस नए एक्ट के तहत जो है उनको ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी। और बार बार सरकार ये भी कह रही है कि हम तो सिर्फ उनके जो मैनेजमेंट के रोल है उसको लेकर हम संशोधन कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पहले कहा गया जब 1995 वाला जो एक्ट था उसमें 2013 में अमेंडमेंट्स हुई, और 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुई ये कहा जा रहा था कि वो संविधान के खिलाफ है। वो क्या ऐसे अमेंडमेंट्स की गई थी या संशोधन किए गए थे जो संविधान के खिलाफ थे? देखिए कई सारे संशोधन, जैसे अब ये तो पॉलिटिकल इशू है, कई बार अब चाहे तो इसको कर देने के कर लिया जाए कि जो नया एक्ट आया है, अब इस अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि ये भी पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है, या संविधान के अगेंस्ट जा करके हो रहा है। तो इस तरीके की चर्चाएं तो देखिए जब भी राजनीति में जो भी सरकार रहती है और जो अपोजिशन में होता है तो ये चलती रहती है। जहां तक बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या एक्चुअल में ये अफेक्टेड हैं या नहीं है। तो जो 3 मेजर चीज़ें ली जाएं, ठीक है। देखिए एक तो जो सबसे बड़ा, अगर कोर्ट की बात करें तो मैं पहले तो इनकी बात कर लेता हूँ कि जो मेजर बदलाव हैं, इन मेजर बदलाव को जो मैंने आपको बताया, इससे मुझे नहीं लगता कि कहीं वक्फ बोर्ड के जो एक तरीके से इंटीग्रिटी है, इस पे कहीं से कोई लड़ाई है या कोई तलवार लटक रही है। एक ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करने के लिए कहा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड द्वारा, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को जो है क्या बोलते हैं, सरकार ने ये बोला है कि उस पे जो है सरकार एक्शन लेगी। पहले जो नोटिस, अच्छा, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज वो जिस पर वक्फ कहता है कि अपना हक, मेरा हक है। देखिए जो प्रॉपर्टीज वक्फ के फेवर में है या कोर्ट द्वारा डिसाइड कर दी गई, उस पे नए एक्ट में सरकार के लिए कुछ ऐसा नहीं है, उस पर कोई सवाल नहीं है। बट नया एक्ट ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस पे जो है कलेक्टर जो है अपने तरीके से निगरानी करेगा, वो डिसाइड करेगा, उसके बाद वो तय होगा वो प्रॉपर्टी किसकी होगी। आपने जिस तरीके से ये कहा कि वक्फ बाय यूज़र को लेकर और ख़ास तौर पर जो नॉन मुस्लिम की एंट्री है मुस्लिम बोर्ड में, उसको लेकर जो है 7 दिनों में जवाब सरकार को देना है। लेकिन अगर मैं उन 2 दिनों की बात करूं, हमने देखा कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी अपनी दलीलें रखी गई, विपक्ष की तरफ से भी अपनी दलीलें रखी गई। कानूनी पहलुओं से मैं समझना चाहूँगी, आप इस पूरे अमेंडमेंट संशोधन को किस तरीके से देख रहे हैं, और जब ये कानून की चौखट यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्या पहलू आपको फिलहाल नज़र आ रहे हैं जो सरकार के फेवर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? क्या ये कानून वापस हो सकता है? अभी क्या नज़र आ रहा है? देखिए कानून वापस होने की तो फिलहाल कोई संभावना मुझे दूर दूर तक दिख नहीं रही। जहाँ तक रही बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, तो बहुत सारे, देखिए कोई एक्ट अगर आता है, कोई भी नया लॉ बनाया जाता है, तो नया लॉ बनाने पे ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट ही हो। परफेक्शन तो हम कहीं से भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ ऐसे प्रोविजंस हों जो अगर लगता है कोर्ट को कि ये जो है अल्ट्रा वायरस है, तो उसको रिपील करने का जो है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कर सकता है कि जिसको रिपील करने का आदेश दे सकता है। कोर्ट को, देखिए कोर्ट को ये पूरी तरीके से अधिकार है कि अगर किसी भी तरीके से संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है किसी भी नागरिक का, तो सुप्रीम कोर्ट को यही कह रहे हैं ना विरोध करने वाले कि हमारे धर्म का हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि उस पर कर सकता है। बट जस्ट कि पॉलिटिकल एक इमेज दे देना और एक पॉलिटिकल क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना कि नहीं नहीं पूरा एक्ट ही जो है संविधान के खिलाफ है और उनके अधिकारों के खिलाफ है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, तो ये कहना तो गलत है। क्योंकि देखिए ट्रांसपेरेंसी अगर मांगा जा रहा है तो उसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो है उन सब चीज़ों को डिसाइड करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अगर वक्फ की प्रॉपर्टी, तो वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी है?
किसी अलग कंट्री से तो आई नहीं है तो इसी कंट्री की प्रॉपर्टी, तो कहाँ से है? तो सरकार को तो ये जानने का पूरा अधिकार है कि आप किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करते हो तो प्रॉपर्टी किसकी है, कहाँ से ले आए हो आप, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड भी तो है। आप लगातार दिन प्रतिदिन अगर प्रॉपर्टियां बढ़ रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप खरीद रहे हैं। कौन दे रहा है प्रॉपर्टी? अब प्रॉपर्टी दे रहा है और प्रॉपर्टी फिर डिस्प्यूट भी किया जा रहा है, तो डिस्प्यूट किया जा रहा है तो इसमें सरकार का पूरा रोल हो सकता है कि उसको डिसाइड करे कि वो किसका है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा तो आप देखिए, आप भी तो सपोज मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पे वक्फ ने क्लेम कर दिया, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट में क्या है? वक्फ बोर्ड के बाद फाइनल कुछ है नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है, आप सरकार ने अगर ये बना दिया कि इस तरीके से ये स्टेप है, अगर किसी को लगता है तो इन स्टेप को फॉलो कर सकता है। अच्छा, आप बताइए, जैसे अगर मान लीजिए वक्फ ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और मैं वक्फ बोर्ड के पास जाती हूँ, वो ट्रिब्यूनल तक वो मामला जाता है लेकिन हाई कोर्ट तक नहीं जा सकता, लेकिन अब संशोधन हुआ है, हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उन लोगों के लिए क्या प्रक्रिया रह सकती है फिर, अगर बहुत पेंडिंग केसेस होंगे पुराने और उन्हें अब कोर्ट के पास जाना है अपने हक के लिए? देखिए, कई बार क्या होता है कि इसमें एडवर्स पोजीशन की एक बात कही जाती है सिविल केस में, कि जब अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार काफ़ी सालों से है तो ये देखा जाता है कि और हमारे आपके पास दस्तावेज भी हैं। दस्तावेज भी हैं एंड पर्सपेक्टिव तरीके से इसको ध्यान दिया जाता है कि आपका अधिकार उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे किस तरीके से है, कि आपने उसको अधिकृत किया है तो किस तरीके से किया है, उसको यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से, तो उस पर भी उस चीज़ को भी कोर्ट जो है, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ सिविल केस, ठीक है। सो क्योंकि ऐसा इसमें कोई क्रिमिनल एंगल तो है नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिविल केस मतलब देखिए, प्रॉपर्टी का केस सिविल केस में आता है, तो सिविल केस की तरह ही डिसाइड होती हैं सारी चीज़ें, कि अगर आपके प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम कर लेगा तो उसको उसी सिविल कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो इस तरीके से चीज़ें डिसाइड की जाती हैं इसमें। तो अब जो नया आया है इसमें, अगर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जो है कोई डिसाइड करेगा तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल द्वारा आप कोई भी ऑर्डर उसको विद इन 60 डेज हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मतलब विद इन 60 डेज आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट से भी नहीं फेवर है तो देखिए, आप वो तो जब एक बार आप हाई कोर्ट चले जाएंगे तो ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं नए कोर्ट में। हाँ, कुछ चीज़ें जो ओवर, जहाँ तक रही बात आप कि कोर्ट में क्या जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसपे कुछ सीजीआई का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस हैं, अपोजिट पार्टी का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस हैं। तो देखिए, इसमें जो सेक्शन 2A है बेसिकली वो ओवरराइड करता है जजमेंट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के इंटरफेरेंस को जो है ओवरराइड करता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये था कि आप इस तरीके के एक्ट कैसे पारित कर सकते हैं जहाँ पे इस तरीके की बातचीत हो, कि आप कोर्ट को ही जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, मुझे लगता है कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है बाद में इसको ऑर्डर करे। तो क्या कुछ जिन चीज़ों पर आपत्ति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दर्ज की गई है, जैसे वक्फ यूजर को लेकर, क्या इन पर रोक लग सकती है फिर आगे? देखिए, अभी तो क्या है कि अभी तो रोकी है, अभी तो देखिए, अभी तो केस चल रहा है, अभी तो रोकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हाँ, अभी क्या ये अंतरिम रोक माने इसे? ये एक तरीके से आप इंटरिम स्टे मान सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 तारीख तक अंतरिम रोक मतलब, अगर इंटरिम स्टे की बात ये है कि अभी जो एक्ट है उसको लागू नहीं किया जा सकता है। और कुछ चीज़ें तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप अभी किसी भी प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन नहीं करेंगे आप, ये सब सारी चीज़ों को उन्होंने, कलेक्टर वाली चीज़ों को भी स्टे किया। तो जो मेजर 3 चीज़ें थी उस पर उन्होंने टिल 5 ऑफ मई उन्होंने स्टे किया है। और जब तक देखिए, जब क्या होता है, मामला जब पेंडिंग हो जाता है तो एक तरीके से जो है सरकार भी उस एक्ट को लागू करने में मुश्किलें आती हैं, और वो तब तक नहीं लागू हो पाता जब तक वो पेंडेंसी चलती रहती है। लेकिन जब भी इस तरीके के कानून लाए जाते हैं और ये चीज़ें कोर्ट में पहुंचती हैं, क्योंकि हमने देखा है जब कृषि कानून लाए गए थे, 3 कानून, बहुत विरोध हुआ था, सड़कों से लेकर संसद तक हमने देखा, खूब हंगामा हुआ था, खूब राजनीति हुई थी, किसानों की नाराज़गी भी देखने को मिली थी, चक्का जाम हुआ, देश भर में बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। और यही तस्वीर जो है अब हम देख पा रहे हैं कि वक्फ कानून को लेकर भी हो रही है, ना सिर्फ दिल्ली में आज तालकटोरा स्टेडियम में, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर हम देख रहे हैं दूसरे राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या इसका जनरली कोई असर हो सकता है? वैसे तो नहीं होता कानूनी प्रक्रिया में, लेकिन क्योंकि वो कानून तो वापस हो गए थे, कृषि कानून, क्या इस पर इस तरीके का कोई असर हो सकता है? देखिए, कृषि कानून क्या है कि वो धर्मनिरपेक्ष तरीके से आया था, उस पर कोई ऐसा रिलीजियस एंगल नहीं था। यहाँ पे उसमें कई सारी खामियां सरकार को भी लगी और आया। बट जहाँ तक बात वक्फ बोर्ड की करें तो वक्फ बोर्ड पे क्लियरेंस है बहुत सारी चीज़ों की। यहाँ पे वक्फ बोर्ड पे कई
वर्षों से सवाल उठाया ही जा रहा है। हर तरफ से इनके प्रॉपर्टीज पे सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरीके से सरकारें वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करती हैं जो है, और आम जनता के टैक्सेस पे इनको सहयोग दिया जाता है, उस पे बहुत सारा सवाल रहता है। तो कानून वापसी का तो देखिए दूर दूर तक अभी कोई संभावना है नहीं। अब जहाँ तक रही बात, संभावना सिर्फ इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को कैसे देखता है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि वो पूरे कानून को तो कहीं भी टच नहीं करेगा। हाँ, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिस पे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले कि इसको, या सरकार को ये सजेस्ट करे कि आप इस सब चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करें। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, बदलाव हो सकता है लेकिन रोक नहीं लग सकती। रोक नहीं लग सकता अभी तक की जो पिक्चर नजर आ रही है। जी। अच्छा, ये मामला लंबा चल सकता है? देखिए, ये मामला तो देखिए कोई विद इन अ सिंगल नाइट तो डिसाइड होने वाला है नहीं। तो इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे सीए के मामले रहे, जिसके पहले 377 के मामले रहे, 370 के मामले जैसे रहे। ये थर्ड पार्टी होती है किसी भी मुद्दे में, जैसे इसमें भी हमने देखा है तमाम राज्य जो है थर्ड पार्टी हैं, सरकार के साथ भी हैं और दूसरे विपक्ष के में जो है उनके विपक्ष में हमने देखा कि थर्ड पार्टी बहुत सारे मुस्लिम संगठन भी हैं, कुछ विपक्ष के नेता भी हैं, उनकी तरफ से भी पिटीशन फाइल की गई है। ये थर्ड पार्टी क्या होती है, किस तरीके से ये देखिए, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब सरकार कोई भी नियम, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जब बिल ले आती है, ठीक है, और उसको एक्ट के रूप में, एक कानून के रूप में लागू करती है, तो एक राज्य को पूरा अधिकार है कि उसको ना लागू करे, बट जब वो नया उसके फेवर में या उसके कंपैरिजन वो एक नया कानून ले आ सकता है। चाहे वक्त के कानून, जैसे बंगाल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम नहीं लागू करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब अगर वो कानून लाया और दोनों में कोई डिस्पैरिटी होगी, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कानून लाया गया है वही अप्लाई होगा और वही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सिर्फ कह देने से कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। वो एक लिटिगेशन को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। जैसे पश्चिम बंगाल में कह रही है ममता बनर्जी, या तो आपको नियम लाना पड़ेगा, आपको गवर्नर से पास करा के कानून ले आइए आप। उसी तरह अपने राज्य में हाँ। उस इक्विवेलेंट, अच्छा, सेम टू सेम उसी तरीके से कुछ बदलाव करके। अच्छा, वो राज्य सरकार अपने तरीके से कर सकती है। हाँ, कर सकती, बट लेकिन अगर उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, तो उस पर फिर वो लागू होगा, केंद्र सरकार के कानून ही लागू होगा उस। अच्छा, और उस अगर ऐसे डिस्पैरिटी आती है, तो मान लीजिए अगर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बार बार एक आ जा रहा है, माइनर डिस्पैरिटी से तो अगर आती है तो फिर क्या होता है? फिर सरकार कुछ करती है या सरकार? देखिए इसमें तो मैंने वही बोला ना कि अगर इससे तो संविधान क्लियर कहता है कि जो है इस मामले में जो है केंद्र सरकार द्वारा कानून ही सारे राज्यों पे लागू होगा। अच्छा, इसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। अगर कोई डिस्पैरिटी, थोड़ा माइनर डिस्पैरिटी तो चलती, बट अगर मेजर डिस्पैरिटी है तो केंद्र सरकार का ही नियम लागू होगा। अच्छा, ये जैसे मुर्शिदाबाद में हिंसा हमने देखी, पश्चिम बंगाल में भी, और कई जगह हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में तो बाकायदा जो है हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी आई हैं। सुनवाई आज होने भी वाली है और आगे कुछ पहलों पर हो भी रही है। तो सरकार और कानून की भूमिका को आप पश्चिम बंगाल में फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं, खासतौर पर जब बस सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई कहते हैं जो हिंसा हो रही है देश भर में वक्फ कानून को लेकर, वो चिंता का विषय है? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार को पूरी तरीके से ये अधिकार है इस तरीके के मामलों में कड़े कदम लेने के, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से, जैसे मणिपुर हिंसा होता है, जम्मू में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, तो वहाँ आप देखिए सरकार, राज्य सरकारों का इंतजार नहीं करती है। तो केंद्र सरकार को यहाँ सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, केंद्र सरकार को पूरी तरीके से अधिकार है कि वहाँ पे वो केंद्रीय बल को लागू करे। उसको पूरी तरीके से अधिकार है, चाहे वो वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकता है, क्योंकि इस तरीके की हिंसाएं अपने आप में काफ़ी संवेदनात्मक हैं और इस पे एक्शन लेना ही चाहिए। तो इस पे सीजीआई का भी जो कंसर्न है वो अपने आप में वैलिड है, और इवन इस पे एक दो याचिकाएं भी फाइल हुई हैं कि जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए, डायरेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक एसआईटी का गठन, इसमें एसआईटी गठन और इन सब चीज़ों का तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, बट राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है ऑर्डिनरी सामान्यतः जो है सुप्रीम कोर्ट, चूंकि ये प्योरली पॉलिसी मैटर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उन सब मामलों में हस्तक्षेप करने से थोड़ा सा कतराता है, और उसका बड़ा क्लियर पॉलिसी मैटर मतलब पॉलिसी मैटर, देखिए राष्ट्रपति शासन लगाना या ना लगाना ये केंद्र सरकार का और वो उनकी अपनी पॉलिसी है। हाँ, बट अगर किसी तरीके की हिंसा हो रही है उस पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, वहाँ पे केंद्रीय बल लागू करने का आदेश दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, राष्ट्रपति शासन का भी आदेश दे सकते हैं, बट ये चूंकि जो एक तरीके से एक जुडिशियल ओवररीच एक वर्ड है,
जिसको कहा जाता है, तो वो हो जाएगा कि उनके एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस हो जाएगा, मतलब एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में जुडिशियल ओवररीच के तरीके जो है इंटरफेरेंस हो जाएगा। और जिसके तहत आप आजकल देख ही रहे हो कि लगातार जुडिशरी पे अटैक हो ही रहा है। अभी जगदीप धनखड़ जी ने भी किया है, निशिकांत दुबे जी ने भी किया है। तो इन तरीके के मामलों में भी देखिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी, और इवन सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंट ही, तो ऐसा कोई अब मानना की कार्रवाई हो सकती है अगर स्वतः संघ, क्योंकि हमने देखा है पीछे अभी पहले निशिकांत दुबे हाँ, पे जब जो है उन्होंने फाइल, कहा कि देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है। हाँ देखिए उस तरीके की चीज़ें हैं। देखिए ये तो कंटेम्प्ट है अपने आप में, लेकिन अब देखना ये है कि सीजीआई इसको एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि देखिए कंटेम्प्ट पिटीशन जो अलाउ करता है उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अलाउ करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि मेरा इस पे कुछ नहीं, आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेटर दें, वो अगर कंसेंट देते हैं तो हम ओके करेंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट का अपना एक रूल है। तो कंटेम्प्ट का नियम ये कहता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट पिटीशन है तो पहले उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके करेंगे, उसके बाद ही जो है कोर्ट उस पर एक्शन लेगी। नहीं, जैसे निशिकांत दुबे ने अभी जो हाल ही में बयान दिया है, क्या उस पे स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं? देखिए स्वतः क्योंकि हमने संज्ञान, देखा भी देखिए, है प्रशांत किशोर के मामले में भी शायद सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने के लिए किसी भी तरीके को कहीं से अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। उसको पूर्णतः अधिकार है, वो किसी भी मामले पे स्वतः संज्ञान ले ले, चाहे वो आर्जिकर का मामला रहा हो, चाहे कई सारे ऐसे मामले कई इस तरीके कोई भी ऐसा मामला है जिसपे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसको हस्तक्षेप करना चाहिए, तो उसे किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो उस पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब मामलों पे ले तो सकता है, बट इन सब मामलों पे सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोवर्सियों से बचता है, उस पर भी उन सब चीज़ों से कतराते हैं। और आजकल लगातार जिस तरीके से जुडिशरी पे अटैक हो रहा है और जिस तरीके से हर चीज़ को राजनीतिकरण किया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों को हस्तक्षेप करने से बचता है। और इस पे निशिकांत दुबे वाले मामले पर ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से सहमति लीजिए, उसके बाद ही हम कर पाएंगे, क्योंकि आजकल लगातार ये कह दिया जा रहा है कि हम अपने आप जो है राजनीतिक मामलों में और सरकार के मामलों में जो है अपनी सहमति दे रहे हैं या विचार प्रकट कर रहे हैं बार बार। अच्छा, जैसे दूसरे देशों की अगर हम बात करें, जो मुस्लिम देश, खास तौर पर सऊदी अरब की हम बात कर लें, वहाँ पर भी मुस्लिम लॉ बोर्ड्स हैं अपने अपने तरीके से, और वक्फ कानून को लेकर भी उनके अपने अपने नाम अलग अलग हैं। वहाँ के लॉज भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष ही हैं, धर्म के आधार पर ही वो बनाए गए हैं। क्या उनको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट में जो अभी फिलहाल चल रहा है मामला, क्या उनको उन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर कुछ इसका भी असर हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए मुस्लिम कंट्रीज का अपनी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। उनकी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रियों का अपना, मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात करें तो वहाँ पे तो यहाँ से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ देखने वाली बात ये आती है कि कौन कौन से किस तरीके के कौन कौन से जो प्राविधान हैं जो अगेंस्ट हैं, जो लगता है कि ये नहीं लागू होने चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। और ये भी है कि सरकार उसको एज सजेस्ट कर दे सरकार को कि इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा बदलाव करें और उसके बाद ले आएँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिपील भी कर दिया जा सकता है। तो ये सब सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को भी है कि उसमें से हटाया जा सकता है। पूरे कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से अभी तक मना किया है। कुछ ही बिंदुओं पे बातचीत चल रही है। अब देखता है कि क्योंकि ये बहस चलेगी लंबी, क्योंकि पूरा एक्ट एक जो है चैलेंज हुआ है, तो उस पर अगर आर्गूमेंट होता है तो एक दिन तो चलने से होगा नहीं, उस पर कुछ ना कुछ होगा। अब ये देखना है कि अच्छा, अभी तक की जो दलीलें दी गई हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनके पक्ष से जो दलीलें दी गई हैं, क्या वो मेन दलीलें रही हैं उनकी तरफ से? उसमें उनका सबसे ज़्यादा पहला तो ये है वक्फ बाय यूज़र, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह लीजिए उनके वक्फ बोर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से संविधान। पर ये तो फिर मैनेजमेंट लेवल पर आया ना, इसमें धर्म और आस्था कहाँ से जुड़ गई? ये कहते हैं कि ये हमारा मामला है, इसमें हम डिसाइड करेंगे, इसमें सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे निजी मामलों में, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे। सो इसलिए इनका सबसे बड़ा अटैक है, बार बार वो यही कह रहे हैं कि ये रिलीजियस इंटरफेरेंस है। ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, 25, 26 या जितने भी आर्टिकल्स का ये हवाला दे रहे हैं, उसका इनका कहना ही है कि सरकार इस एक्ट के तहत रिलीजियस इंटरफेरेंस कर रही है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस पे ये नॉन मुस्लिम्स पे है, सरकारी ऑफिसर्स को नियुक्ति पे है, इसको ट्रिब्यूनल पे है, तो ये सब सारी चीज़ें तो उनके बेस है। और वक्फ बाय यूजर ही ऐसा है कि जिससे वो क्लेम करते हैं, जिससे वो प्रॉपर्टी पे एक तरीके से कहा जाए कि अटैक करते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल 40 भी जो था, 14 एक तो ये भी था जो 2013 में जब संशोधन हुआ तो आर्टिकल 40
जो है उसमें ऐड किया गया था। खासतौर पर ये अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को कह दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो उस पर वो विदाउट पेपर्स भी वो उनकी हो जाती है। और हमने देखा भी ये साउथ में हटा दिया गया है, उसे हटा दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। हाँ, उसे अब हटा दिया गया है, क्योंकि हमने देखा साउथ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर वक्फ ने क्लेम किया ये पूरा गांव मेरा है, वहाँ के लोग परेशान हैं, उन लोगों के पास दस्तावेज हैं, डीड्स हैं उनके पास, और वो कह रहे हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब वैसे लोगों को कितनी राहत मिल सकती है इस नए वक्फ कानून से, और क्या अब उनके लिए मतलब उनके लिए इजी हो जाएगा, अब सीधे वो अब ट्रिब्यूनल नहीं जाना पड़ेगा, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं वो अपने हक के लिए? देखिए, किसी भी तरीके की अगर वक्त अब नए एक्ट के तहत ये है कि मैंने वही बोला कि एक सिविल केस अट्रैक्ट होता है और लिटिगेशन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता ही होता है। तो सिर्फ कहने भर से, क्योंकि पहला कानून ये कहता था तो वो चैलेंज करने की बहुत सारी समस्याएं थी, बट अब जो है नए कानून के तहत उस पूरे सेक्शन को ही हटा दिया गया है, उस पर्टिकुलर प्रावधान को भी हटा दिया गया कि आप स्वतंत्र हैं। अगर कोई आपको क्लेम कर रहा है तो आप सारे कानूनी अधिकारों को पूरी तरीके से, सारे लीगल रेमेडीज को आप एग्जॉस्ट करेंगे। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब नई जहाँ तक सारी चीज़ें, अब ये जो इनका मोनोपोली है, मैं आपको बात करूँ मोनिका, तो मोनोपोली ही इनका जो है अटैक पे, चाहे आप ये बात कर लें वक्फ बाय यूजर की बात कर लें, चाहे नॉन इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स की बात कर लें। अगर इस नॉन इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम किस में है? बोर्ड में ही तो है। उसमें उस बोर्ड से क्या हो जा रहा है? एक मुस्लिम एक्सपर्ट है, एक जुडिशियल ऑफिसर है, एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है। सो इन तीनों में, इन तीनों का क्या काम है? इन तीनों का काम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का। इन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से उनका रिलीजियस, जिसमें एक रिलीजियस एक्सपर्ट है इनका, कि जो चीज़ों को न्यूट्रलाइज करेगा, मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा। तो आप ये कहते हो उस नॉन इंक्लूजन से, उससे वक्त पे पूरे एक्ट या उनके पूरे बोर्ड पे कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? जस्ट बिकॉज कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है, उनको ये पूरा उन पे अटैक लग रहा है, क्योंकि उनके मोनोपोली पे तो ये पूरा अटैक है। अच्छा, एक और भी इसमें प्रावधान ये है कि अगर आप 5 साल से मुस्लिम हैं तभी आप जो है प्रॉपर्टीज़ को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम that to practicing practicing Muslim। तो इस पर भी आपत्ति ये है कि अब ये सरकार थोड़ी बताएगी कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ, और मैं ये प्रूफ क्यों दूँ? practicing Muslim। अच्छा, इस आपत्ति को किस तरीके से देखें? देखिए, इस पे तो खैर अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का भी स्टे है, बट ये कहीं ना कहीं आगे जब बहस लंबी चलेगी तो शायद ये बातें भी खुल के आ रही हैं। इस पे सॉलिसिटर का भी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से जो अपना पक्ष ये था कि ये तो इनके फेवर की ही बात है कि अगर कोई मुस्लिम है और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो बताए कि हम कैसे हैं और वही डिसाइड करे। तो ये तो ऐसा है कि किसी तरीके से उनके फेवर की ही बात है। सरकार ये कहता है कि हम तो उनके फेवर की ही बात कर रहे हैं कि भाई एक जो रियल मुस्लिम है, एक जो जेन्युइन मुस्लिम है, वो अगर वक्त प्रॉपर्टी को दे रहा है तो वो अपनी चीज़ें बता दे, क्योंकि कन्वर्टेड मामले हैं ना, कई लोग कन्वर्जन है, क्योंकि ये बात वहीं पे आ जाती है, ये बात वहीं पे आती है जहाँ पे मामला कन्वर्जन का होता है। अच्छा, तो कन्वर्जन एक तरीके से देखिए तो इसको कन्वर्जन को रोकने का भी है कि कन्वर्जन के थ्रू जो प्रॉपर्टीज हड़पने या उसको क्लेम करने की बातचीत होती है, तो अब इसमें तो कहीं ना कहीं फेवर सिर्फ मुस्लिम संगठनों का ही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। ये सरकार का कहना है, ये सरकार का कहना है, ये सरकार का कहना है, बिल्कुल। अच्छा, अभी अगर हम कानूनी पहलू को समझें वक्फ बोर्ड में या वक्फ कानून को लेकर, क्या कोई अगर चैलेंज होता है, आगे भी ये मामला लंबा चलता है और उसके बाद भी कोई फैसला नहीं आ पाता है, खासतौर पर जो विरोध कर रहे हैं, क्या कोई रिव्यू पिटीशन वो डाल सकते हैं? और कितना रहता है आधार रिव्यू पिटीशन का? मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर ही बता देता हूँ। जब इस तरीके की कोई भी याचिकाएं दाखिल होती हैं तो वो डिसमिस होगा तो आप रिव्यू में जाएगा, रिव्यू खत्म होगा तो आप क्यूरेटिव में जाते हैं। ये 3 प्रोसेस हैं। तो जब अगर बात करें कि जब जनरली, मैं आपको इसका सीधा एग्जांपल देके बताता हूँ, तो कश्मीरी पंडितों के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल हुई थी, SLP रिट पिटीशन दोनों फाइल हुई थी और वो डिसमिस हुआ। डिसमिस होने के बाद उन्होंने रिव्यू में गए, वो भी डिसमिस हुआ। तो जनरली रिव्यू पिटीशन और जो क्यूरेटिव पिटीशन का जो आधार है और जो परसेंटेज सक्सेस रेशियो है वो 0.5% है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ तो संभावना ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सेम जज ही करता है। रिव्यू ऐसा नहीं है कि रिव्यू अगर आपके सामने मेन पिटीशन लगा है तो रिव्यू भी आपके सामने ही लगेगा। सेम जज विल डिसाइड द केस, इट्स नॉट दैट द अदर जज विल डू। अच्छा, वही करेंगे, सेम जज ही करेगा।
तो फिर रिव्यू पिटीशन के दो तरीके होते हैं। अब चूंकि जब ये तो लीगल वैसा हो बात, गया जैसे हम एग्जाम्स देते हैं, फिर री एग्जामिनेशन देते हैं, उन्हीं के पास जाता है तो री एग्जाम में भी ज़्यादा कुछ गुंजाइश लगती नहीं है। हाँ वो जैसे आप क्योंकि देखिए होता क्या है कि सेम जज होता है, उसमें दो स्टेप ये होते हैं कि एक तो आप कई बार ओपन हियरिंग का डिमांड होता है, कई बार क्या होता है कि रिव्यू पिटीशन में हियरिंग नहीं होती है, उसमें हियरिंग्स की कोई संभावनाएं नहीं होती है। बट जनरली कई बार एप्लीकेशन ये लगता है कि इसमें ओपन हियरिंग की एप्लीकेशन लगी तो ओपन हियरिंग हुआ तो आर्गूमेंट होता है, अदरवाइज आर्गूमेंट भी जनरली नहीं होता। रिव्यू अच्छा, तो पिटीशन डिसाइड कंक्लूसिव आप अभी फिलहाल जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हालांकि देखिए अभी हम तो कुछ कहेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कानूनी लड़ाई है दोनों तरफ है। अभी बिग पिक्चर आपको कंक्लूसिव क्या नजर आ रही है इस पूरे बिल देखिए को लेकर? अभी जो आप कंक्लूसिव बात मैं करूं, अगर और कितनी सरकार, तीखी बहस हो सकती है देखिए सत्ता पक्ष बहस सरकार से और तो अभी विपक्ष के बहुत बीच में? चलेंगी। हाँ। अब जैसे इसका तो मैं सिंपल मतलब एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ आर्जिकर मामले का, हाँ। कि किस तरीके से बहस आप ही ने आर्गुमेंट चलते उसको हैं उस पे PIL हाँ तो उसमें मेरा ही रहा। तो मैं आपको बताऊँ लगातार नोक झोंक तो चलेगा ही चलेगा, और कोर्ट रूम एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा हीटेड होगा आने वाले टाइम में। ये कोर्ट रूम एक्सचेंज वैसे ही होता है जैसे हम टीवी में देखते हैं? नहीं नहीं देखो कोर्ट रूम एक्सचेंज टीवी और मतलब हमारी तो साइकोलॉजिकली हमने तो टीवी पे ही देखा है। तो कोर्ट रूम एक्सचेंज और टीवी Same वैसे ही होता है? सेम नहीं, कोर्ट रूम एक्सचेंज का ऐसा नहीं है। कोर्ट रूम एक्सचेंज वहाँ पे एक अपना डेकोरम है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिस तरीके ये से बहुत सारी दिखाता मूवीज भी आई है, हाँ जैसे वही मैंने मामला लीगल है, हमने हाँ। वहाँ भी देखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम करते देखिए हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा। हर कोर्ट का अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है और डिफरेंट पोर्टफोलियो है जिस तरीके से चलता है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे इस टीवी डिबेट से कोई लेना देना नहीं होता, कि जिस तरीके से टीवी और बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है वहाँ पे इस तरीके की कोई दलीलें भी नहीं होती। एक प्रॉपर, अब चूंकि आजकल लाइव हियरिंग हो रही है तो आप देख रहे होगे, हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। प्रॉपर डिग्निटी मेंटेन होती है, उसी डिग्निफाइड वे में आर्गुमेंट रखा जाता है दोनों तरीके से। हाँ उसमें थोड़ा सा हीटेड हो जाता है कि वॉइस थोड़ा अप्स एंड डाउन वॉइस में हो जाते हैं, बाकी उससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि हम पन्ने फाड़ देंगे, फाइल फेंक हाँ, देंगे, फाइल इस तरीके का अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो जज साहब कानून किताबें फाड़ दीजिए ये सब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब कहते ही कंटेम्प्ट पिटीशन आप अपने आप तुरंत कंटेम्प्ट ले लेंगे और कोर्ट को पूरा सत्यम, अधिकार। एक ये आजकल मेन राइट्स को लेकर बहुत आवाज़ें उठ रही जी। हैं। अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया और उसके बाद अपनी वाइफ पर कई आरोप लगाए, अपने फैमिली मेंबर्स पर, वाइफ के फैमिली मेंबर्स पर भी लगाए, और उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो है इस तरीके के मामले आ रहे हैं, भी 1-2 दिन पहले भी ऐसे मामले हैं। ऐसे मामलों को देखकर क्या कानूनी प्रक्रिया रहती है, क्या ऐसा बदलाव क्या हो सकता है? अब इस तरीके से कह रहे हैं कि मेन की राइट्स को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मैं आपको बताऊं इस पे, मैं आपको थोड़ा सा ना मतलब पिछले 5-6 साल का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जो कि जैसे वो नीले ड्रम वाला मामला हुआ है मेरठ में। देखिए वो क्राइम और बाकी चीज़ें अलग हैं, उसका मेंस राइट से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप मेंस राइट अपनी जगह है, मेंस राइट की जब आप बात करते हैं तो आप कानूनी बात करते हैं। जब क्राइम की बात तो अभी करते हैं कानून क्या कहता है? कानून, देखिए कानून धीरे धीरे पहले 498 के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी। आजकल 498 के मामलों में कोर्ट ने जजमेंट्स के थ्रू बहुत सारे जो है फिल्टर लगा दिए हैं। इन्हीं तरीके के जो रेप, फॉल्स रेप केसेज, फॉल्स डाउरी केसेज जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पे जजमेंट्स के थ्रू जो है सरकार जो है कोर्ट लगातार फिल्टर कर रही है। अब जहाँ तक देखने की बात है कि सरकार क्या नया लेके आती है, सरकार इसको कैसे फिल्टर करती है, क्योंकि कोर्ट्स तो कर रहे हैं। कोर्ट से ऐसा नहीं है कि कानून अगर उनके फेवर में, क्योंकि देखिए हमारा जो कानून है, इंडियन कानून है, वो वीमेन ओरिएंटेड है। हाँ, यही कहा जाता है, और तभी एलिमनी को लेकर भी हमने देखा कि काफी है और उसी तरीके से चीज़ें होती होती हैं और लोगों का थॉट प्रोसेस भी मेजरली है। बट धीरे धीरे लगातार चूंकि सोशल मीडिया के तरीके, लोग हर चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लोगों तक बात पहुंच रही है और इवन जुडिशरी तक भी बात पहुंच रही है सोशल मीडिया की। तो उससे जुडिशरी को भी लग रहा है। इसका फर्क पड़ता है? देखिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इस तरीके से तो नहीं, बट कुछ मामलों में, जैसे मैं आपको बता दूं, आर्जिकर मामलों में सबसे फास्ट ट्रायल हुआ है। और वो जो कोविड के दौरान आपने ब्लैक मार्केटिंग को लेकर मुद्दा उठाया था, PIL दी, तो उसको लेकर भी हाँ, इस पे तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसमें सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है ना, इम्पैक्ट जब बहुत ज़्यादा पड़ता है तो जुडिशरी पे एक तरीके से दबाव तो रहता ही है। वो चाहे भले कह दें कि हमारे पे दबाव का कोई असर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे वॉच टीवी, पर जजमेंट देते हुए ये दबाव नहीं होता। जजमेंट देते हुए जनरली डिपेंड करता है। हाँ, वो देखिए ऐसा नहीं है, सोशल पर्सपेक्टिव को भी वो दिमाग में रखते हैं। बट उन्हें क्या है कि बेसिकली जब जुडिशरी डिसाइड करती है, जब कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट लिखा जाता है, वो तो केस के बेसिस पे होता है।
ना कि जो सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव पे होगा, ना कि पर्सनल ओपिनियन पे होगा या पब्लिक ओपिनियन पे होता। तो जजमेंट कभी पब्लिक ओपिनियन और सोशल ओपिनियन पे नहीं, तो सोशल मीडिया ओपिनियन पे। बट देखिए ऐसा नहीं है, वो अवेयर होते हैं, तो उस तरीके से चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। तो अतुल सुभाष जैसे मामले, देखिए एक तो ये भी है, ये दिखाता है जो इनकम्पिटेंसी है जुडिशरी में, जो इनकम्पिटेंसी है, जो लॉन्ग पेंडेंसी है, हाँ, वो क्योंकि उससे वही भी कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड जस्टिस डिलेड फिर डिनाइड हो जाते हैं। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बट उसका एक फ्रस्ट्रेशन भी है। ठीक है, तो अतुल सुभाष वाले मामले इस तरीके से, बट इस तरीके के मामले ये नहीं कहते कि आप सुसाइड करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अतुल सुभाष का मामला कोई अलग है। अच्छा, वो कानूनी पहलू को भी खंगाल सकते थे, लेकिन हाँ, कानूनी पहलू का आपके पास पूरे अधिकार हैं, आप जा सकते यू थे आर एजुकेटेड पर्सन, आप हर तरीके से करते। सुसाइड करना और ये बताना कि जो, क्योंकि उसके बाद लगातार 2-3 ऐसे मामले आए, बहुत सारे मामले आए सुसाइड का, तो वो कोई एक अपने आप में प्रक्रिया या सॉल्यूशन नहीं है। और नीला ड्रम वाला तो खैर वो दैट इज ऑल द वे अ डिफरेंट थिंग, एंड दैट इज जस्ट पर्टिकुलरली अ क्राइम, सो दैट हैज नथिंग टू डू विद द लॉ। ठीक है, इफ़ यू कमिट अ क्राइम देन यू विल बी बिहाइंड द बार एज पर लॉ। सो उसका मेंस राइट से तो कोई लेना देना नहीं है, कि उसमें मेंस राइट का कुछ लेना देना है। तो ऐसी इस तरीके की देखिए सोसाइटी है, तो इस तरीके का अपराध तो होते ही रहते हैं। अच्छा, और सत्यम, क्योंकि आपका एक एनजीओ भी है और जस्टिस फॉर राइट्स करके, और आपने बहुत सारी पीआईएल्स भी डाली हैं, किस तरीके से आप इस एनजीओ के ज़रिए लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताते हैं? और अगर मैं कहूँ जो पीआईएल्स आपने डाले हैं, कितनी सुनी गई हैं, कितनों पर कितना काम हुआ है, न्याय संहिता के आधार पर क्या क्या हुआ है? देखिए जो हमने खासतौर पर कोविड को लेकर, जो आपने कोविड में ब्लैक मैंने, मार्केटिंग हाँ कोविड में, उसके ओटीटी को लेकर भी ओटीटी को लेकर के, तो ओटीटी पे देखिए नया ओटीटी गाइडलाइन ही आ गया है, जिसमें सबसे पहला कल्प्रिट राजकुंद्रा था, वो चला गया। और ओटीटी तो एक तरीके से इट्स अ टाइम टू जस्ट डिसाइड एंड रेगुलेट, क्योंकि ये ओटीटी लोगों को समझ आता है कि सेंसरशिप है, बट उससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जितनी मैक्सिमम ओटीटी लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये ओवरसीज के हैं और दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय द इंडियन लॉज। और इसमें सबसे बड़ी जो है आयरनी ये है कि ये बाकी कंट्रीज में डिसाइडेड हैं, उनके लॉ को फॉलो करते हैं। सेम नेटफ्लिक्स अगर सऊदी अरब में दिखाएगा, दुबई में दिखाएगा तो वहाँ के अकॉर्डिंग दिखाएगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाएगा तो वहाँ के, बट इंडिया में दिखाएगा तो अपने मुताबिक दिखाएगा। अच्छा, तो इसका विरोध सो इसका विरोध क्या है? इसका मेरा ये है कि अगर लॉ नहीं है तो लॉ ले आइए। आप सीबीएफसी क्यों बनाए हैं? आपने पूरा एक बॉडी बनाई है, उसका क्या? तो ये इस तरीके से बाईपास करते हैं। दूसरा हमारा इस पे जो है ड्यूरिंग कोविड की अगर बात की जाए तो ब्लैक मार्केटिंग था, मास्क एंड सैनिटाइजर दोनों ही, फिर देन सेकेंड वेव में जो है उस पर रहा है, तो उसमें हमने विद इन 4 to 5 डेज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और ब्लैक मार्केटिंग रुकी है। आपने देखा होगा लगातार रेट्स बढ़ रहे थे। सो ऐसा नहीं है, जब आप सामाजिक हित की बात करते हैं और तो कोर्ट को भी लगता है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ही है कि सोशल इंटरेस्ट हो उसका, वहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। और पर्सनल इंटरेस्ट से लिटिगेशन, एक पीआईएल के 2 मतलब होते हैं आजकल, चूंकि पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी लोग फाइल करते कोई भी पीआईएल फाइल कर सकता है? फाइल पीआईएल कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको सामाजिक लग रहा है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो आपको भारतीय संविधान के अनुसार आपको पूरा अधिकार है कि आप जो है पब्लिक हित में आप काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और जो कानूनी पहलू हैं उन्हें डिकोड करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।